हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फाद हुसैन। इस सेशन पे हम जेड टेस्ट को डिस्कस करेंगे कि जेड टेस्ट फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रीब्यूट क्या है और उसमें किस किस तरह के टाइप्स ऑफ द टेस्टिंग मौजूद होते हैं। लिहाजा प्रीवियस सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां पर हमने जेड टेस्ट को स्टार्ट किया और हमने देखा कि 1 सैम्पल जेड टेस्ट और 2 सैम्पल जेड टेस्ट क्या है। लिहाजा वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखें जिसके बिहाफ पर नेक्स्ट सेशन यानी टेस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स ये वाला सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो प्रीवियसली तमाम वीडियोस ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो स्टैट्स से रिलेटेड हैं, जहाँ पर हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग या डेटा साइंस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो तमाम कॉन्सेप्ट जो इनसे रिलेटेड है आप बड़े आसानी के साथ समझ सकें। तो यूट्यूब पर आने के बाद आप फाद हुसैन CS से मुझे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोज़ मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड या वो तमाम चीज़ें जो मैं अपने वीडियो सेशन पर डिस्कस कर रहा होता हूँ वो फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पे, जहाँ पर आने के बाद ये तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ की जा सकती हैं। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली इस टेस्ट को टेस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रीब्यूट क्यों कहा जा रहा है और इसके जो टाइप्स हैं उनमें हम सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स के अपीयरेंस को क्यों देखना चाह रहे हैं। तो जेड टेस्ट के इस टेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स के अंदर जिस तरह हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखा था कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स होती थी हम उसमें अपने जो चांसेस हैं होने के और ना होने वाले चांसेस को दोनों को पैरेलल लेके चल रहे होते थे। तो जेड टेस्ट हमें ये कहता है कि ये जो टेस्ट है ये सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए है, यानी आपके एट्रीब्यूट्स के होने के क्या चांसेस हैं उस चीज़ के बेस पर आप अपने जेड टेस्ट के ज़रिए से टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो अपीयरेंस ऑफ दी सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स हैं, यानी उस सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स के होने के चांसेस क्या हैं और ना होने के। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 500 मैंगोज़ हैं, ठीक है, और हमें कहा जाता है कि इस 500 मैंगोज़ में से 100 मैंगोज़ ख़राब हैं। तो बताया जाए कि इसमें कितना प्रोपोर्शन, मैं परसेंटेज नहीं कह रहा बल्कि मैं प्रोपोर्शन कह रहा हूँ कि कितना प्रोपोर्शन जो है इसमें सही और कितना प्रोपोर्शन ख़राब है। तो सक्सेस की वैल्यू को मैं यहाँ पर P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी सही होने के चांसेस को P से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिसको सक्सेस कहा जा रहा है। तो इनमें से राइट जो है यानी सही जो है वो 400 होंगे, कितने में से 500 में से, ठीक है। और इसी तरह से फेलियर को मैं यहाँ पे Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसमें 100 डैमेज है, कितने में से 500 में से, तो मैं इसे इस तरह से लिख देता हूँ। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.8 आएगी और इसकी वैल्यू 0.2 आ रही होगी एंड द सम ऑफ दीज वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट्स द सेंस ऑफ द प्रोपोर्शन और द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोपोर्शन और प्रोबेबिलिटीज़ को लिखने का और फाइंड करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है, बस इंटेंजिबली वर्ड्स के फॉर्म पर इस्तेमाल की जा रही होती है। तो इन नंबर या एट्रीब्यूट्स के सक्सेस होने का या फिर फेल होने के चांसेस को लेकर हम 3 तरह से टेस्टिंग जेड में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट है उसे हम टेस्ट ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस कहते हैं। तो टेस्ट ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस क्या है, किस तरह से वर्क करता है वो तो हम समझेंगे, लेकिन ये टेस्ट 1 सैम्पल के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर 1 सैम्पल। जबकि टेस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द सक्सेस जो है वो 2 सैम्पल्स के प्रॉब्लम में इस्तेमाल होगा। और इसी तरह थर्ड टेस्ट जो है टेस्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन, ये भी हमारे 2 सैम्पल के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास प्रोपोर्शन वैल्यूज़ नहीं आएगी उस वक्त तक हम इसका डिफरेंस नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले वाले टेस्ट पे, टेस्ट फॉर द नंबर ऑफ सक्सेस, जिसका फॉर्मूला है z इक्वल टू x माइनस NP डिवाइड बाई स्क्वायर रूट NPQ। तो x जो है यहाँ पर सैम्पल का काउंट रिप्रेजेंट करेगा टोटल, जबकि n यहाँ पर जो है वो टोटल काउंट रिप्रेजेंट करेगा, x एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या मीन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, P यहाँ पर सक्सेस को, जबकि Q जो है वो फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो हम एज़ यूजुअल ऊपर देख चुके हैं। अच्छा, अगर इस फार्मूले को हम मज़ीद डिफ़ाइन करें तो यहाँ पर हमारे पास जो x मौजूद है इस x को हम ऑब्जर्व्ड सक्सेस कहेंगे, यानी जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपने कितना सक्सेस को ऑब्जर्व किया है वो टर्म यहाँ पर x है। जबकि p यहाँ पर सिंपली डिफाइन होगा सक्सेस यानी p की वैल्यू, और q जो है वो आपके फेलियर होने की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा, यानी किसी इवेंट के ना होने के चांसेस को वो रिप्रेजेंट करेगा, जबकि n यहाँ पर जो है टोटल काउंट ऑफ दी सैम्पल है। तो दैट्स ऑल अबाउट अ टेस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द सक्सेस। इसके बाद हमारे पास टेस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है, जिसे हम SE ऑफ P लिखते हैं। इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, जिसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ PQ डिवाइड बाय n। n जो है यहाँ पर टोटल काउंट ऑफ द सैम्पल है, P सक्सेस एंड Q फेलियर है। जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें लिमिट फाइंड करना होता है, जिसे लिमिट इन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस का
z मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू डिवाइड बाय n। p यहाँ पर जो है सक्सेस, जबकि q फेलियर को रिप्रेजेंट करेगा, n टोटल काउंट को, और z जो है वो टैबुलेटेड वैल्यूज़ को कहा जा रहा है जो z की आपको टेबल से दी जा रही होती है, ठीक है। तो z टैबुलेटेड वैल्यूज़ मौजूद होगी जो आप यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास टेस्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन है जो 2 सैम्पल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम z इक्वल टू P1 माइनस P2, यानी जो 2 सैम्पल्स में सैम्पल 1 का सक्सेस वैल्यू है उसको हम सक्सेस वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इसकी वैल्यू डिवाइड में आती है अंडर रूट स्क्वायर रूट पी क्यू 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय n2। इसको हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि n1p प्लस n2p2 डिवाइड बाय n माइनस n2। तो इस फार्मूले के ज़रिए से भी हम टेस्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। तो हम एक एक फार्मूला जो है वो इंडिविजुअली एक एक प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि टेस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द सक्सेस किस तरह से मालूम किया जाएगा और इस फार्मूले को किस तरह से वहाँ पर चलें। पहले हम टेस्ट फॉर द नंबर ऑफ सक्सेस देखते हैं। ओके, तो हमारे पास पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक कॉइन वाज टॉस्ड 200 टाइम्स, ठीक है, विथ 108 नंबर ऑफ द हेड। द टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज बाइस्ड एट 5 लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस। तो 5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर हम मुझे दिया गया तो इस बेस से मैं देखते ही पहचान जाऊँगा कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारे पास क्या है, 95। अब जो क्वेश्चन में हमारे पास 200 टाइम्स एंड 100 टाइम्स नंबर ऑफ हेड है, ये नंबर ऑफ द टेस्ट फॉर द नंबर ऑफ सक्सेस के लिए। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन के मुताबिक कह सकता हूँ कि जो सैम्पल का काउंट है यानी स्मॉल n है वो 200 है, जबकि जो ऑब्जर्व्ड सक्सेस है वो x हमारे पास 108 है। तो अगर मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करूँ जो कि यहाँ पर मेंशन है, z इक्वल टू x माइनस एन पी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसे लिख सकता हूँ x माइनस एन पी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एन पी एन क्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 108 माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अब यहाँ पर हमने 0.5 क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं कॉइन की बात करूँ तो कॉइन पर हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस यानी पी एंड क्यू दोनों की वैल्यू ही 0.5 यानी 50% होती है। तो इस बेस पर मैंने एन पी क्यू डायरेक्टली पी एंड क्यू की वैल्यू 0.5 लिख ली। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यूज़ आएगी वो आ जाएगी 8, जबकि नीचे वैल्यूज़ जो आएगी वो 7.07 आ रही होगी। जब आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी 1.96। तो ये हमारे पास आ गई Z क्रिटिकल या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू, दैट इज़। अब हमें बेसिस टेस्टिंग ये देखना है कि जो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर वैल्यूज़ दी गई थी वो 5 दी गई थी, ठीक है। तो 5 पर जो हमारे पास 2 टेल टेस्ट की वैल्यू है वो 1.96 है, जबकि 1 टेल जो है 1.64 है। अब हमने एक चीज़ स्टार्टिंग में मिसिंग की, वो ये है कि हमने अपने प्रॉब्लम के हाइपोथेसिस को डिफ़ाइन नहीं किया, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम के हाइपोथेसिस को डिफ़ाइन नहीं करते आप ये डिसाइड नहीं कर सकेंगे कि जो आपकी Z क्रिटिकल वैल्यूज़ है, टैबुलेटेड वैल्यू है, वो कौन सी आएगी। तो हम यहाँ पर अपने मार्कर को चेंज करते हैं और इस बेस पर हमारे पास H नॉट यहाँ पर क्या हो सकता है वो समझते हैं। तो हमारे पास H नॉट की वैल्यूज़ कुछ यूँ बनेगी कि नंबर ऑफ हेड इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टेल, वेयर एज जो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा हो जाएगा कि नंबर ऑफ हेड इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ, दैट्स ऑल अबाउट। अब नंबर ऑफ हेड और टेल दोनों जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की टेस्ट की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड तो है लेकिन साथ ही साथ 2 टेल है, क्योंकि वो नॉट इक्वल है। तो मैं यहाँ पर 1.96 लूँगा, 1.96 लूँगा। अच्छा, कैलकुलेटेड वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर गलत लिख दी है। जो कैलकुलेटेड वैल्यू है नॉट 1.96 इज़ अ 1.3, राइट। तो ये 1.3 है, जबकि जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है वो हमारे पास 1.96 है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि 1.3 की वैल्यूज़ क्या ये 1.96 से ग्रेटर है या लेस देन, एंड बेस्ड ऑन दिस ग्रेटर एंड लेस वैल्यू वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर 1.3 को हम 2 रेंज से देखेंगे, यानी प्लस एंड माइनस, यानी प्लस 1.3 से लेकर माइनस 1.3 तक के वैल्यूज़ के रेंज के दरमियान
रेंज के दरमियान 1.96 वैल्यू आती है? जी हाँ, नहीं आती है, क्योंकि इसके दरमियान वैल्यूज़ नहीं है. द वैल्यू ऑफ z इज़ लेस देन 1.96, हेंस द हाइपोथेसिस ऑफ द अनबाइस्ड कॉइन इज एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस, विच मीन हमने यहाँ पर h नॉट को रिजेक्ट कर दिया है. जो हमारे पास h नॉट था, हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को. तो बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज़ हम हमेशा डिसाइड करते हैं कि जो हमारी क्रिटिकल वैल्यूज़ आ रही है वो टेबुलेटेड वैल्यू से किस तरह से ग्रेटर है, लेस देन, एंड बेस्ड इन दिस वैल्यूज़ वी कैन डिसाइड ईदर द h नॉट विच मीन नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड और नॉट. तो ये हमने नंबर ऑफ टेस्ट फॉर द नंबर ऑफ सक्सेस देख लिया. अब हमें देखना है कि टेस्ट फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस के क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं और उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं. ओके, प्रॉब्लम समझते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है जिसमें हम टेस्ट फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस मालूम करेंगे. So 1000 tablets are taken at random from a shop and 100 are found to be defective. यानी किसी शॉप से 1000 टैबलेट ली गई और उनमें से 100 टैबलेट जो है हमें डिफेक्टिव मिली. सो एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टेड टैबलेट इन अ शॉप एंड असाइन लिमिट विद इन विच परसेंट मोस्ट प्रॉबली लाइज. सो बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम हमें वो तमाम गिवन जो है वो क्वेश्चंस में से गिवन वैल्यूज़ निकालनी होगी जिस बेस पर हम लिमिट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस पर रखकर वो लिमिट फाइंड कर सकेंगे, जिस लिमिट पे हमें ये पता चलेगा कि वो कौन से परसेंट की वैल्यूज़ है जिनके दरमियान ये प्रॉबेबली लाइज करेंगी. मैं डायरेक्टली चाहूँ तो SE का फार्मूला यानी ये पार्ट अप्लाई कर सकता था, लेकिन हमें तमाम वैल्यूज़ काफ़ी सिंपली दी गई हैं तो हम इस पार्ट को डायरेक्टली लिमिट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं. तो हमें जो वैल्यूज़ गिवन है, सबसे पहले हमें n काउंट गिवन है जो कि 1000 है. तो इस बेस पर अगर मैं अपने P की वैल्यू यानी सक्सेस की वैल्यू मालूम करना चाहूँ तो 100 टैबलेट में से 1000 टैबलेट्स में से 100 टैबलेट डिफेक्टिव थी. तो इस बेस पर जो सक्सेस की वैल्यू है वो, तो डायरेक्टली मैं क्यों यहाँ पर बता सकता हूँ कि जो फेलियर की वैल्यूज़ होगी वो 0.9 होगी, क्योंकि हम Q की वैल्यूज़ जो है वो 1 माइनस P के ज़रिए से निकाल सकते हैं. तो वो वैल्यूज़ हमें पता चल गई. अब लिमिट के फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ. सो लिमिट इज़ इक्वल टू P प्लस माइनस Z मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट PQ डिवाइड बाय N. तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ नहीं पता, तो जब हमें सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ नहीं दी जाती है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ 5 है और इस 5 पर हम 2 टेल टेस्ट को यहाँ पर एज्यूम करेंगे जिसकी वैल्यूज़ 1.96 होगी. तो अगर मैं P की वैल्यूज़ पुट करूँ तो वो है 0.1 प्लस माइनस Z की वैल्यू हम 1.96 लेंगे, तो 1.96 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट में P एंड Q, तो P की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.9, जबकि N की वैल्यूज़ हमारे यहाँ पर 1000 है. जब हम स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, मैं इक्वल साइन यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास स्क्वायर रूट से रूट निकालने के बाद आ जाएगी 0.0095. तो एक दफ़ा मैं इसे प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये प्लस माइनस लिमिट वैल्यूज़ हैं. तो मैं 0.1 माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाय 0.0095 के लिए करता हूँ और एक दफ़ा 0.1 प्लस 1.96 मल्टीप्लाई बाय 0.0095. सो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू जब मैं सब्ट्रैक्ट के लिए करूँगा तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस 0.0186 एंड ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.0186. तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी 0.014, जबकि ये वैल्यू जाएगी 0.1186. इन वैल्यूज़ को हमें परसेंटेज में लिखना होगा, तो मैं परसेंटेज में कह सकता हूँ कि ये वैल्यू हो जाएगी 8.14% एंड देयर इट इज़ 11.6%. तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोपोर्शन हमें डिफेक्टिव टैबलेट्स की शॉप में मालूम करनी थी कि वह असाइन लिमिट में क्या हो सकती हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि उस लिमिट की वैल्यूज़ 8.14% से 11.6% के दरमियान हो सकती है. तो इस तरह से हमने ये देखा कि टेस्ट फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस में हमें दो सैम्पल्स की कुछ वैल्यूज़ का पता होता है, कि दो लिमिट्स वैल्यूज़ का हमें पता होता है और उन दो लिमिट्स के बिहाफ पर हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके लिमिट इन प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस मालूम कर रहे होते हैं. कि अगर मैंने 1000 टैबलेट में से 100 लिया और उस पर वो डिफेक्टिव निकली तो उस डिफेक्टिव पर शॉप पर मौजूद
एक्सपेक्टेड टैबलेट हैं उसकी एस्टिमेशन क्या हो सकती है और उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेशन हमें थर्ड देखना है, टेस्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। जब हमारे पास दो सैम्पल्स हों तो उसमें हम प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम हमें क्या गिवन है, इन अ सिटी ए 11% ऑफ द सैम्पल्स ऑफ द 500 बॉयज हैज़ अ सर्टेन फिजिकल डिफेक्ट। In another city, B, 10% of the sample, 600 boys, has the same defect. Find if the difference between the two proportions is significant. तो propagations is sufficient है, significant है या नहीं है, हमें ये मालूम करना है। तो based on this two samples values, जिसमें 11% 500 के साथ है, 10% 600 के साथ है, हमें test of the difference between proportion मालूम करना है। तो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ में से n1 की वैल्यूज़ और n2 की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी जो टोटल नंबर ऑफ काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि p की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर वैल्यूज़ जो है परसेंट में दी गई है, तो हम इसको 100 कर रहे हैं ताकि हम p की वैल्यूज़ को इन अ फॉर्म ऑफ सक्सेस देख सकें। तो p1 की वैल्यूज़ भी आ गई और p2 की भी वैल्यूज़ आ गई क्योंकि ये 2 सैम्पल्स के लिए हो रहा है। बेस्ड ऑन द फार्मूला जो हम प्रीवियस स्लाइड्स पे देख चुके हैं, जब हम इनिशियली टेस्ट फॉर द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस देख रहे थे, तो इसमें हमारे पास z का ये फार्मूला था और इस फार्मूले को p को फाइंड करने के लिए सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख के दिखाया गया था कि p की वैल्यूज़ आप किस तरह से फाइंड कर सकेंगे। तो हमें सबसे पहले इस p को फाइंड करना होगा ताकि हम इस z कैलकुलेटेड वैल्यूज़ में फिट कर सकें। तो n1 डॉट या मल्टीप्लाई बाय p1, यानी ये n जो है वो इस p से मल्टीप्लाई हो रहा है, n2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 एंड 60 आ जाएगा। n1 माइनस n2 के ज़रिए से 1100 आ गया। तो इस बेस पर कैलकुलेटेड p वैल्यूज़ हमें यहाँ मिल गई। अगर मैं 1 माइनस p कर दूँ तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें p एंड q, n1 n2 p1 एंड p2 की वैल्यूज़ मिल चुकी है। अब हमें z कैलकुलेटेड में ये तमाम वैल्यूज़ को फीड करना होगा। तो एग्जाम्पल, तो वैल्यूज़ को अगर मैं फीड करना शुरू करूँ तो हमारे पास जो p1 की वैल्यू है वो है 0.11 माइनस 0.1। इसके बाद हम तमाम वैल्यूज़ को स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। तो p एंड q की वैल्यूज़ यानी 0.105 मल्टीप्लाई बाय 0.89 और ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होगी 1/n1 की वैल्यूज़ के साथ जो कि 500 है, और इसके साथ n2 की वैल्यूज़ ऐड होगी जो कि 1/600 होगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास z कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.52। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली यहाँ चल रहा हूँ, आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस द z वैल्यू इज़ लेस देन 1, so then the value of the z is less than 1, hence the difference between proportion is not significant। इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि जो दो सैम्पल्स के दरमियान डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और द z टेस्ट, जिसमें हमने 3 तरह के टेस्ट को देखे, जिसमें सबसे पहले हमने z देखा कि हमारे पास अगर सैम्पल मौजूद है सिंपल, तो नंबर ऑफ़ सक्सेस हम कैसे देख सकते हैं, दो सैम्पल्स में प्रोपोर्शन किस तरह से देखा जा सकता है, और इसी तरह से दो सैम्पल में डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन हम किस तरह से देख सकते हैं, उसकी एग्जांपल्स भी हमने की है। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो चलेगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जिस तरह से हम नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये चीज़ें आपको बर वक्त पता चलती रहें और इसी तरह के रिलेटेड चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।